तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर का लास्ट एपिसोड पॉलिटिकल साइंस का थर्ड एपिसोड के साथ आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम लोग। द एंड करना है। और लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर का 2 एपिसोड ऑलरेडी मैं दे रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर थर्ड एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड के साथ। वैसे ज्योग्राफी में 9th क्लास का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों, लोग लोकतंत्र ही क्यों चाहते हैं। इसका आंसर आपको आई थिंक फर्स्ट एपिसोड सेकेंड एपिसोड में ही मिल गया था कि लोकतंत्र ही लोग क्यों चाहते हैं। इट मीन्स लोकतंत्र में क्या खूबी है, लोगों को क्या सही लगता है, लोगों को क्या बेनिफिट होता है जो लोग चाहते हैं कि हम लोकतंत्र वाले शासन सत्ता जो हो उस साम्राज्य में जिए जहां लोकतंत्र सही तरीके से चलाया जा रहा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड दोनों में मिल गया होगा, ठीक है। इसका एक पॉइंट है कि लोकतंत्र का नकारात्मक पक्ष क्या है, ठीक है। देखते हैं लोकतंत्र इससे पहले मैं ये इसको थोड़ा डील कर देता हूँ आपको कि लोकतंत्र लोग क्यों चाहते हैं। इसमें क्या होता है, लोग देखो प्रजातंत्र, राजतंत्र और भी कोई भी तंत्र अगर होती है उसमें आप खुली तरीके से विरोध नहीं कर सकते, दूसरी पार्टी आप खड़ा नहीं हो सकते उसके अगेंस्ट में। वोट देने का अधिकार कम लोगों की होती है, लोग सीधा प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे कारण हैं। आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कराऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एपिसोड सीरीज जब स्टार्ट होगी तब आप उसमें और क्लियर हो जाएगा अभी क्वेश्चन सारा, ठीक है। वैसे आप बैक एपिसोड में जरूर देख लें, ये आपका क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं कि लोकतंत्र जहाँ है वहाँ की नकारात्मक पक्ष क्या है, वहाँ कमी क्या है अगर लोकतंत्र है तो। चलते हैं देखते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा होती है। बहुत सारा लोकतंत्र है लेकिन ऑप्शन एक ही था। लेकिन रियल लोकतंत्र की बात किया जाए जहाँ पे सच में लोकतंत्र है, यानी बहुत सारी पार्टी लड़ती है आपस में, लोग निष्पक्ष चुनाव करके वोट देते हैं। मैक्सिको वाली हाल नहीं, चीन वाली हाल नहीं, ठीक है। आपने पढ़ा था मैक्सिको या कहीं और, आप एपिसोड फर्स्ट या सेकेंड में, कि वहाँ जो है अध्यापक लोग PRI पार्टी आपने पढ़ा था। अध्यापक लोग बोलते थे उनके गार्जियन को कि आप PRI पर ही वोट दें तब हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। अदर पार्टी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं थी। तो जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ एक साथ प्रतिस्पर्धा करके सत्ता में आती है, वैश्य मताधिकार अकॉर्डिंग आपको वोट होता है, ना रंग भेद, ना जाति, ना वर्ग, किसी तरह की भेदभाव के साथ अगर होता हो तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सब छोड़कर अगर कहीं इलेक्शन होती है, सरकार बनती है, सत्ता में आती है, तब वो पूर्णतः तरीके से लोकतंत्र है। लोगों को अपने व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताएगी। किसी भी गलत अगर उनको लगता हो कि लॉ गलत है, कुछ भी गलत है, सरकार गलत कर रही है, तो उसका विरोध करने का हक होना चाहिए। लोकतंत्र का ये सही रूप है, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, नेता बदलते हैं तो अस्थिरता पैदा होती है। अब कहोगे अस्थिरता पैदा होने का मतलब क्या है, देखो 1 साल 5 साल मान लो चेंज होती है, ठीक है। मान लो ये आई एक सरकार और इस कुछ काम करने में थोड़ा प्रोसीजर लगता है। मान लो कि इनका कार्यकाल जो है ख़त्म होने वाला है और इनका जो काम था एक बड़ा प्रोजेक्ट, उनका काम इनका 60% ही अभी तक पूरा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर ये चेंज हो गई सरकार तो ये पिछले सरकार की क्या नीति थी वो नहीं समझ सकती। तो इसमें कठिनाइयाँ होती, अस्थिरता पैदा होती है काम करने में भी अगर नेता बदलते हैं। लेकिन अगर इनके पास 5 साल था तो ये 60% ही क्यों किए, इसीलिए तो ये चेंज हुए। अगर ये आज 90% एवं रहते तो फिर से सरकार बन जाती है इनकी। तो ये सरकार को
आम लोग सबक सिखाती है कि आप अगर सही तरीके से सत्ता में नहीं रहोगे, कार्य नहीं करोगे, लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होगी आपकी, तो आप बेदखल किए जा सकते हो सत्ता से। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में इतने सारे लोग से राय विचार, बहस और चर्चा करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, निर्णय लेने में देरी होती है। लोकतंत्र है तो बहुत सारे जगह चर्चा होती है, राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहाँ से सेंट मिलता है, कोई भी लॉ बिल होता है, कानून बनता है, तो इसका लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है। अगर किसी हर एक स्टेट में लागू करना है तो फिर स्टेट में भी क्या होता है कि आपको 50+1 जो स्टेट है सबको अगर सहमति है तब फिर स्टेट में लागू, तो इसका लंबा प्रोसीजर है, जिसके कारण एक अच्छा लोकतंत्र होने के बावजूद भी यह नकारात्मक पक्ष है कि इनके जो है बहस, राय विचार लेने में इनकी देरियां होती है। इनके लिए इनको भी जो सरकार है उनको एक सही तरीका, एक सही प्रारूप समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, चुने हुए प्रतिनिधि को लोगों की हित का पता नहीं होता है, इसीलिए फैले रही चुने हुए प्रतिनिधि को लोगों के हित का पता नहीं होता, इसीलिए फैसले सही नहीं होते। आपको पता होगा कि जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले नहीं घूमते। उनके एक छोटे से एजेंट अगर भी हैं, कोई भी उनके अंदर काम करने वाला, वो तो खुद नहीं आते अपने गांव मोहल्ले में चेंज देखने, तो उनकी वो बड़े प्रतिनिधि तो कैसे आ सकते हैं। तो ये एक नकारात्मक पहलू है, ये नहीं जानते हैं, फिर भी राज्यसभा, लोकसभा में अपनी एरिया के गरीबों, आम लोगों की समस्या वहाँ बताते हैं, लेकिन उनको रियली में ग्राउंड लेवल में उनको समस्या नहीं पता होता है। तो नेक्स्ट, लोकतंत्र में चुनाव खर्चीली होती है, भ्रष्टाचारी होती है। आपको पता ही होगा लोकतंत्र में जो चुनाव होती है तो उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है। इट मीन्स कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पोलिंग और जहाँ पे वोट गिरती है उसको पोलिंग बूथ बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे मतदान होता है उसको पोलिंग बूथ बोलते हैं। कभी कभी उसको कैप्चर कर लिया जाता है किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष पार्टी के एक योजना बनाकर, एक दूसरे लोगों के द्वारा बनाकर, इट मीन्स गलत तरीके से वो कभी कभी ब्लॉक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और उसमें कुछ भ्रष्टाचारी करते हैं। ये सबसे पहली बार अपने इंडिया में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अगर 12th में आप जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है। आई होप आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अर्थशास्त्री का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र या लोकतंत्र देशों में बड़ी अकाल या बड़ी संख्या की भुखमरी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि लोकतंत्र अगर है तो वहाँ पे लोग, वहाँ की सरकार एक सुचारू रूप से किस एरिया में कितना खर्च करना है, फिर कहाँ से वो रुपया आएगा, उसकी एक प्रारूप रूपरेखा तैयार करके रखती है, जिसके कारण बड़ी अकाल की वो सामना अच्छे तरीके से करती है और बड़ी भुखमरी नहीं होती है। जिस तरह 1958 से 61 में चीन के दौरान हुई थी, इसमें 300 करोड़ लोग भूखे मरे थे। 3 करोड़ लोग भूखे मरे थे। इतिहास का ये सबसे बड़ा भयावह अकाल था। ठीक है, चीन में, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं थी। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो वहाँ भी विपक्षी दल होता और स्वतंत्र मीडिया होती, क्योंकि यहाँ पे एक ही दल का शासन था उस समय, तो इनको डर नहीं था, क्योंकि इनके बगल में या इसके अगेंस्ट कोई विपक्षी दल नहीं थी जो आवाज़ उठाती। तो ये अपने मनमाने तरीके से ये पार्टी जो चीन में थी इस समय वो कर रही थी, जिसके कारण इस भुखमरी, इस अकाल का ये चीन शिकार बना। ठीक है। अगर ये इनको डर होता है, क्योंकि इनको डर ही नहीं था सत्ता का, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई पार्टी ही नहीं थी, वहाँ अलाउड ही नहीं था। ठीक है। आम लोग सरकार की आलोचना करती, सरकार की नीति में परिवर्तन होता तो इससे भुखमरी नहीं होती। अगर विपक्षी दल होता तो आम लोग, क्योंकि वहाँ भी आम लोग जो सरकार के विरोध में बोलते थे उन पे केस होता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, सरकारी लोगों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता था, तो वहाँ
एक तरीके से आप कह सकते हो कि विरोध करना भी मना था और कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी जो आलोचना करती। अगर करती तो उनके नीति, वहाँ की सरकार में नीति में परिवर्तन होता और लोग भुखमरी से नहीं मरते। आगे, गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों को ध्यान दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। गैर लोकतांत्रिक जो भी सरकार हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलते हैं, उन शासक पे डिपेंड करता है कि वो आम लोगों के हित में काम कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार जो होती है वो पुनः सत्ता में आने के लिए क्या करती है, लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है, और उनकी ज़रूरतों को, आम लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखती है, उस तरह की नीतियाँ बनाती है और काम करती है। वहाँ पे गैर लोकतांत्रिक थी, जिसके कारण वहाँ अकाल का सामना करना पड़ा और 3 करोड़ लोग भूखे मरे थे। तो आप समझ गए होंगे लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि लोकतंत्र में सरकार जो है आम लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देती है। लेकिन गैर लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार जो है लोग के ज़रूरतों पर ध्यान भी दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। आई होप आप ये अच्छे से समझे होंगे। देखते हैं ऊपर आपको जो भी मैंने पक्ष पढ़ाया था, सकारात्मक पक्ष, उसके बाद मैंने ये लिखा हो कि उपयुक्त सभी साक्ष्यों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है बेहतर है, निर्णय लेने की संभावना होती है लोकतंत्र में, और ये गैर लोकतांत्रिक से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। आपको फील हुआ होगा पिछले ही पेज में किस तरह चीन में अकाल आई, वहाँ अलोकतांत्रिक सरकार थी। अगर लोकतांत्रिक सरकार थी तो उनको डर लगता कि अगले बार हमारी सत्ता बदल सकती थी, तो वो नीति में चेंज करते तो इतने लोग नहीं मरते। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती, बहुत सारे पार्टी होती, तो ये सरकार का आलोचना करता, फिर नीति में चेंज होता, लेकिन ऐसा नहीं था। गैर लोकतांत्रिक होने के कारण वहाँ पे इतने लोग, 3 करोड़ लोग, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी आंकड़ा है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी विशेषता आपको यहाँ देखने को मिलता होगा। और देखते हैं, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरे से बेहतर होता है। इट मीन्स लोकतंत्र छोड़कर और जो भी पद्धति है उससे बेहतर होता है लोकतंत्र। हर एक पद्धति से सबसे बेटर होता है लोकतंत्र। प्रजातंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कोई भी सैनिक तंत्र हो, कुछ भी तंत्र हो, सबसे बेटर होता है लोकतंत्र। इसमें शासक जो होते हैं अधिक जवाबदेही होती है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र जो होता है, अगर कहीं पे मतभेद है, अगर टकराव है, तो उसको एक सॉल्यूशन निकालता है उसका। जैसे कि हमारे यहाँ आप देख सकते हो, जो आपका शाहीन बाग में चल रहा था, अगर वो सरकार जो निकाली वो लॉ, नियम, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सरकार का नहीं चला, फिर से रिव्यू पिटीशन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो आप देख सकते हो फिर से प्रोटेस्ट हुआ, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से आया। तो इस तरह टकराव शांत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो इजाज़त दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा माना जाता है, उनका फैसला सर्वोपरि होता है, ठीक है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उनके प्रोटेक्शन होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, ठीक है। लोकतंत्र में कई अस्थाई विजेता नहीं होता है। कोई भी आदमी अस्थाई या कोई भी पार्टी अस्थाई विजेता नहीं होते, क्योंकि इसमें बार बार चेंजिंग होते रहती है सरकार की, ठीक है। भारत इसके साक्ष्य हैं। भारत लोकतंत्र की एक सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी उदाहरण है। आप जितना भी पेज में पढ़े हो, देखो हर एक चीज़ हमारे इंडिया में मिलती है। प्रोटेस्ट करने को विपक्षी दल भी होते हैं, कभी कोई पार्टी ने अगर पेश भी किया तो लोग अपनी सहमति से, अपनी समझ-बूझ से, उनके सरकार के काम से वोट देते हैं, उन पर ज़्यादा अत्याचार नहीं किया जाता है। आप देख सकते हो फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन हम लोग अपना राइट्स देखते हैं, कभी ड्यूटी नहीं देखते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ड्यूटी भी देखें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ड्यूटी आप पे फोर्स नहीं किया रखता है, राइट आपका अधिकार है, आप वो तो सरकार से ले लेते हो, लेकिन ड्यूटी भी आपका अधिकार है। अगर सरकार जो बात बोलती है उसका मानना चाहिए आपको। आज लॉकडाउन है तो आप जिस तरह
आप अपने गांव घर में देख सकते हो कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी थी कि आप खुद घर में रहे, लोगों को समझाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखते हैं भारत इसके साक्ष्य है किस तरीके से। विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म है, संस्कृति भी अलग अलग है, जाति भी अलग है, धार्मिक मान्यता है, सभी बराबर है, लेकिन सबकी वोट एक होती है, सबको प्रोटेस्ट करने का हक होता है। कोई भी पार्टी बना के विपक्षी दल में खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप उस जाति से हो नहीं हो सकते, ऐसा नहीं आप काले हो, नीले हो, पीले हो, हरे हो, आप वोट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से दूसरा भाषा बोलते हो तो हमारे स्टेट में आके नहीं रह सकते। तो आप हर एक एंगल से देख सकते हो कि भारत बेस्ट है, ठीक है, और लोकतंत्र तो ऑलरेडी बेस्ट होता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, आपको पता होगा, लेकिन कि लोकतंत्र में क्यों हम लोग को विरोध करने का हक होता है, विरोध करने की अनुमति होती है, इसीलिए हम लोग का वो सम्मान करता है लोकतंत्र, और सरकार की जो गलत नीतियाँ उसको आलोचना करने की आज़ादी देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, आपको पहले बता, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगर कोई सरकार है, अगली बार अगर ये पिछली बार अगर सही नहीं करी काम तो इनको हटा दिया जाता है लोगों के द्वारा कि ये सही, दूसरी सरकार आती है, अब ये चाहती है मैं कुछ अच्छा काम करूं जिससे मैं फिर से सत्ता में जाऊं। इससे क्या होता है, लोग अपनी गलतियां ठीक करने का अवसर इनको प्राप्त होता है। लोग किसी के प्रजा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, किसी के प्रजा नहीं है। पहले राजतंत्र में क्या होता है, राजा जो बोला वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सबसे मजबूत पक्ष कि गलत फैसलों पर या तो सरकार अपने फैसले बदलते हैं, अन्यथा आम लोग क्या करती है, सरकार को ही चेंज कर देती है। सबसे बड़ी मजबूत पक्ष लोकतंत्र की है कि अगर सरकार लोग पर ध्यान नहीं दिए, अगर गलत फैसले किए और उस पर ध्यान नहीं दिए तो लोग क्या करते हैं, उस सरकार को ही बदल देते हैं। लेकिन ऐसा गैर लोकतांत्रिक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, राजतंत्र में या प्रजातंत्र में, सैनिक तंत्र में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको अब तक फील हो गया होगा कि लोकतंत्र बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हर एक तंत्र के अलावा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक आज का, लोकतंत्र की बृहत्तर अर्थ क्या होता है। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। ये सरकार का निर्माण करती है, हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि क्या होती है, सरकार बनाती है। हम डायरेक्ट सीएम या पीएम को नहीं चुनते हैं, ठीक है, सीएम को नहीं चुनते हैं। देखो आगे, आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतनी अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबके साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना असंभव होता है। असंभव होता है, मैंने लिखा है, संभव नहीं होता है, बात बराबर है। अब मान लो हमारे समाज में, हमारे इंडिया में 1 लाख लोग हैं, 1 लाख ही नहीं है, बहुत हैं, 130 करोड़ हैं, ठीक है। अब देखो, हर एक आदमी से कोई भी नियम निकालेंगे तो हर एक आदमी से वो नहीं पूछेंगे, इसीलिए हर एक स्टेट, हर एक जनसंख्या के अकॉर्डिंग एमएलए एमपी बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उस एमएलए एमपी को चुनते हैं, वो हम जो जिस एमपी एमएलए को चुनते हैं वो उस नियम कानून पे सहमति या असहमति देते हैं। तो हर एक घर घर में जाकर किसी भी नियम कानून का सही गलत पूछना उचित नहीं होगा, इससे कोई बिल पास ही नहीं होगा, क्योंकि पूछने में हमें 2 साल 5 साल 6 साल लग जाएगा, ठीक है। अगर संभव भी होता है, यहाँ पे एक प्रेडिक्शन और लगाया जाता है, अगर संभव भी होता है तो क्या होगा कि हर एक नागरिक के पास उतना माइंड नहीं है, उतनी इच्छा नहीं होती है, उनका योग्यता नहीं होती है, समझ नहीं होती है, कौशल नहीं होती है, जिससे वो गलत फैसला भी हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के आज़ादी के बाद जो है सेकेंड प्रधानमंत्री कौन बने थे। लेकिन आपको सेकेंड प्रधानमंत्री सेकेंड प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम तो बताना ही है, उनका कार्यकाल भी बताना है, ठीक है। सेकेंड प्रधानमंत्री कौन बने थे आज़ादी के बाद, ठीक है। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले एपिसोड, यानी अगले एपिसोड नहीं, अगले चैप्टर के साथ। आज आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। तब तक के लिए बाय बाय। लॉकडाउन तक घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।